इलेवेंथ और ट्वेल्थ की जो ये क्लास होती है ये आपकी करियर बिल्डअप और कैरेक्टर बिल्डअप क्लास होती है, जहां पर आप सीखते हो कि आपको अपने फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को कैसे डील करना है। उसके लिए डेफिनेटली अगर चैलेंजेस बड़े होंगे तो आपकी तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई अगर आप लोग इलेवेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास में हैं तो इस टाइम पर हमको जो अभी 3 महीने बचे हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, उनमें हमें कैसे अपने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी है ताकि हम 95% से ज्यादा मार्क्स अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि हमने अभी देखा कि भाई जो 11th और 12th की क्लास है वो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका कैरेक्टर प्लस आपका करियर और आपके अंदर जितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटीज हैं वो यहीं से आपकी बिल्ड होने वाली है। आप लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आप यहीं से सीखेंगे कि कैसे आप उन चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपर्स प्लान मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं, इस टॉपर प्लान को अगर आप फॉलो करते हो, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं, अब से 3 महीने बचे हमारे एग्जाम्स के लिए। जी हां, क्योंकि अगर हम देखें तो आज से कुछ दिन बाद आपकी दिवाली के फेस्टिवल, आज दिवाली आ जाएगी तो उसकी छुट्टियां आपको हो जाएंगी। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने, उसके बाद फरवरी में आपके एग्जाम्स आ जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे 11th क्लास में हैं, हालांकि उनके एग्जाम्स की टाइमिंग थोड़ा सा बोर्ड से डिफरेंट होती है, लेकिन मान लो आपको 1 से 1.5 महीना आपको और ज्यादा मिल सकता है 11th क्लास वाले बच्चों को, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग्स को कर सकते हैं। तो ये वीडियो ना सिर्फ 12th बोर्ड्स के बच्चों के लिए है, बल्कि ये वीडियो 11th क्लास के उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, या अभी तक वो बिल्कुल भी पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं थे। और जो बच्चे 12th क्लास में हैं, आपने अभी हाफ ईयरली एग्जाम देकर के आए होंगे। हाफ ईयरली एग्जाम्स ने आपकी आंखें खोल दी होंगी, क्योंकि आपने सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे होंगे कि भाई मेरे को ना 95% लेकर के आना है, इतना लेकर के आना है, लेकिन आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो रिजल्ट आया होगा, जो स्कोर आया होगा, उससे आप एकदम से घबरा भी चुके होंगे, क्योंकि वहां पर आपको लग रहा होगा अरे बाप रे, इतने मार्क्स कम। यानी कि जो चीजें आप समझ रहे थे बहुत आसान है, वहां पर आपसे गलतियां बहुत सारी हुई होंगी। तो जो बच्चे 60 to 70% के क्राइटेरिया में रुक गए हैं, तो उनको भी बता दूं कि आप अभी भी, यानी कि अब भी आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करके 60 से 75% में जो अभी रुके हुए हैं, वो भी आपका 95% तक का सफर पूरा कर सकते हैं अभी भी। और जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको अपना ये जो कंसिस्टेंसी ये बना करके चलनी है, क्योंकि एक बार आपने ये ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली फिर मौके पर, यानी कि लास्ट मोमेंट पर आपसे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, अगर हम ये समझे कि 95% स्कोर करना है, ये स्कोर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपके आसपास में ये कहते हुए नजर आते हैं कि मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैं तो सबसे पहले यही कहता हूं कि आपको पहले यही डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही डिसाइड कर लेते हैं, मैं तो बिल्कुल आपसे बोल सकता हूं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आज आपकी जो सिचुएशन है उसको अगर आप एक बार को देखते हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि यार इस टाइम पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट है क्या। इस टाइम पर अगर मैं बात करूं जो 11th क्लास में है, 11th क्लास जिसकी बिगड़ गई, वो मान के चलो कि 12th क्लास भी उसकी बिल्कुल वैसे ही चलने वाली है। वो बहुत परेशान होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, 50 चीजें आपको घेरेंगी। और जो 12th क्लास में है बेटा, इसके बाद जो आपको बोर्ड्स के बाद जो अलग अलग एग्जाम्स देने हैं, उन सभी में 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा। तो तुम्हारे लिए इस मोमेंट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो लोग ये बात तुमसे बोल करके जाते हैं कि बेटा इस मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, वही लोग हैं जिन्होंने या तो कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है, तो अब उनके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। या वो लोग हैं जो उनके कुछ अलग प्लान्स हैं, उनके घर में कोई पापा का कोई बढ़िया सा बिजनेस, उन्हें मालूम है कि भाई मुझे बिजनेस में ही बैठना है, मुझे कोई पढ़ाई पर बहुत अच्छा करने की जरूरत नहीं है, वो लोग बोलते हैं। उसके अलावा कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। हर पेरेंट्स, हर आपके बड़े भाई, हर कोई आपको यही बात बोलेगा कि बेटा अब इस मोमेंट पर अच्छे तरीके से प्रॉपर पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो अब बच्चों जो भी हम चीज समझने वाले हैं, पूरी वीडियो में जो भी बताने वाला हूं, कान खोल करके बहुत फोकस के साथ चीजों को सुने, तब जाकर के आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आने वाली पूरी स्ट्रेटजी आप अपनी बनाएंगे। ठीक है, हर एक बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, आपको खुद वो डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज बच्चों, जो पहला स्टेप है हमारा वो ये है कि व्हाट टू डू। सबसे पहले हमें करना क्या होगा एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, या मार्क्स 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 में बार बार ना बोल करके एक अच्छा बोल सकते हैं कि अपने सिलेबस को बढ़िया तरीके से समझने के लिए और अपने एग्जाम्स में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाए, उसके लिए क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है। सबसे पहले उन चीजों पर बात करते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं, चाहे आप 11th क्लास में या 12th क्लास में हैं, अगर हम पास्ट 2 इयर्स में बात करें तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। सिलेबस में भी काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। लास्ट 2 इयर्स में कोविड की वजह से भी काफी सारा सिलेबस आपका चेंज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपको अपना सिलेबस अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चों, कि आपका सिलेबस क्या है, इस चीज के बारे में सही तरीके से मालूम होना चाहिए। एक छोटी सी एडवाइस मेरी 11th क्लास वाले बच्चों के लिए कि भाई आप लोग का 11th क्लास है, अभी आप लोग कोशिश करें तो आप पूरा सिलेबस करने की कोशिश करें। मतलब कि जो डिलीटेड है ना उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि आप पर अभी बोर्ड्स एग्जाम का प्रेशर नहीं है ना। तो आप कोशिश करें कि पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ें, क्योंकि आपको आगे पर बहुत हेल्प करेगा। लेकिन जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि आप बोर्ड्स को दिमाग में रख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से सिलेबस को अपना फॉलो करना है। सिलेबस मैंने आपका 12th क्लास का डिलीटेड सिलेबस का जो वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से एक्सरसाइज चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इन सभी चीजों पर मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करी थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़वा दूंगा, तो जा करके उस वीडियो को देख लेना। आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों लोगों अपने अपने उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं और सिलेबस को समझ सकते हैं। या फिर आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप 2022 और 2023 के सिलेबस को देख सकते हैं और उसको डाउनलोड करके वहां पर भी मार्कआउट कर सकते हैं। जब आपने अपने सिलेबस को जान लिया, अब इसके बाद जो पैटर्न में चेंज आया है इस चीज को समझना है। चेंज इन पैटर्न, क्या पैटर्न में चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में हम सभी ने बहुत सारे चेंजेस फेस करे हैं। लास्ट ईयर आपका टर्म 1 और टर्म 2 में आपका बोर्ड्स एग्जाम को डिवाइड किया गया था। इस साल वापस से कोविड के नॉन कोविड वाला जो पीरियड था उसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। क्या चेंजेस देखने को मिले हैं कि भाई हमारे यहाँ 20 क्वेश्चन सबसे पहले जो आपके पेपर में आएंगे वो कैसे आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आएंगे, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन आपके पास 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बच्चों अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो आप यहां पर जो लेटेस्ट अभी सैंपल पेपर आया है सीबीएसई बोर्ड ने जो निकाला है, उस सैंपल पेपर को एक बार अच्छे तरीके से एनालाइज कर लो। ये देखो कि किस सेक्शन में कहां पर ऑप्शनल है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ऑप्शनल वाला क्या है। और अगर आप चाहें तो सैंपल पेपर्स का जो सॉल्यूशन वाली वीडियो है वो भी आप लोग के लिए, लाइव सैंपल पेपर का डिस्कशन भी मैंने किया था, उसमें मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया था। तो अगर जो बच्चे 12th में हैं और सीबीएसई के सैंपल पेपर मैथ्स का डिस्कशन देखना चाहते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़वा दूंगा। तो जा करके उसके पहले ही पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों चेंज इन पैटर्न आपको वहां से समझना है कि क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है। उसके बाद तीसरा आपको समझना है कि स्टडी मटेरियल हमें क्या फॉलो करना चाहिए। स्टडी मटेरियल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पैटर्न समझ लिया आपने, सिलेबस समझ लिया, पैटर्न समझ लिया, अब हम पढ़ें किससे, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, यह चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टडी मटेरियल के लिए बच्चों एक सिंपल सी बात है कि अगर आप 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, सबसे पहला काम ये हर बच्चे के लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी अपना पूरा करें, फुल एनसीईआरटी। आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक है। ये पहला स्टेप है, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, नॉट लास्ट। ये पहला स्टेप है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एनसीईआरटी मैंने पूरी की पूरी पढ़ ली, बस वही काम हो गया, सर ने बोला था इतने में से सब हो जाएगा,
नहीं बेटा, आगे पर जब पेपर दोगे ना तब पता चलेगा, अरे सर एनसीईआरटी से तो ये चीजें मिली ही नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सर आ गया, मुझे तो आता ही नहीं था। समझने की कोशिश करो, एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट बेसिक्स, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर हो सकते हैं, जहां पर आप एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सब चीजों को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रक्चर ऑर्डर में तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। तो एनसीईआरटी आप फुल कर लो, उसके बाद आपके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो है लेटेस्ट सैंपल पेपर। ठीक है बच्चों, लेटेस्ट सैंपल पेपर्स आपको करने पड़ेंगे। अब आप चाहें इसके लिए तो मार्केट में कोई भी अवेलेबल लेटेस्ट सैंपल पेपर्स की जो बुक आ रही है, जिनमें लेटेस्ट स्पेशली 2022 और 2023 का एडिशन है, उन सैंपल पेपर्स को आप ले सकते हैं और आपको सैंपल पेपर्स सॉल्व करने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे ये हेल्प मिलती है कि यहां पर सैंपल पेपर में आपको दो फायदे हैं। एक तो जो चेंज इन पैटर्न है वो चीज आपको यहां पर वापस से प्रैक्टिस में आ जाती है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है बच्चों? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो अभी जो 3 महीने का ये टाइम है ना, इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज अभी मैं बताऊंगा कि हाउ टू डू, इन सभी चीजों को कैसे आपको करना है उस पर बात करूंगा। तो वो 3 महीने में कैसे 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 कब कब क्या करना है वो भी समझ लेंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहां पर मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल में। अगर आप एनसीईआरटी बुक आपके पास, सबके पास होनी चाहिए, लेटेस्ट सैंपल पेपर की एक मार्केट से बुक आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट चेंज इन पैटर्न और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारी मार्केट में जो सैंपल पेपर अवेलेबल हैं, उन सैंपल पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपका साथ में आ रहे हैं। अगर वैसी बुक तुमको मिल जाती है तो आपके लिए बहुत फायदा है। सच बता रहा हूं कि अगर ऐसी बुक मिल जाए जिसमें सैंपल पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाए, प्लस आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां पर अगर मिल जाते हैं तो आपके बहुत फायदे हैं। मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि आपको अलग अलग बुक्स खरीदनी पड़े। अगर आपको मिल जाता है एक ही जगह पर ये चीजें तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे भी बहुत सारे ऐसे सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग से पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग की डिमांड होगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में इस चीज के लिए बोलोगे तो वो भी आप लोग के लिए अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे बेहतर है कि आप लोग चाहें तो अपना खुद भी उस चीज को मार्केट से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पर करना है। इतना ही स्टडी मटेरियल आपके लिए इनफ है अपना एक हाई स्कोर करने के लिए। यानी कि अगर आप अभी आप 60 to 70 की कैटेगरी में आ रहे हैं तो यहां से आप सीधे 95% की कैटेगरी में आ जाएंगे, डायरेक्ट 95% कैटेगरी में। और बस आपको फॉलो इतना ही करना है कि एनसीईआरटी स्टेप बाय स्टेप पूरी सॉल्व करनी है, प्लस आपको लेटेस्ट सैंपल पेपर जो हमारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में उनको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, इतनी चीज अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप 60 से 95% तक का जो ये सफर है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए एनसीईआरटी, लेटेस्ट सैंपल पेपर और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास अब जो टाइम बचे हैं वो कितना टाइम बचा है बच्चों? 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली तो कंप्लीट पूरा ये महीना लेकर के जाएगी, फरवरी में आपके एग्जाम्स हैं तो वहां के 15 दिन वो भी एकदम स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। अब बचे 3 महीनों में करना क्या है? देखो, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे एक टाइम टेबल बता दो, टाइम टेबल बता दो। चलिए आपको मैं एक टाइम टेबल, ऐसा टाइम टेबल बताता हूं जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। बिल्कुल ऐसा टाइम टेबल, क्योंकि अभी तक आपको जो भी टाइम टेबल बताया जाता है वो ऐसा होता है जिसको फॉलो करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, कि भाई हम पढ़ेंगे तो तब ना जब हम टाइम टेबल फॉलो कर पाएंगे। तो भाई एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसको हम फॉलो कर पाए। एक सिंपल सी बात है, आप 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th और 12th, एक चीज तो ऑब्जर्व करी होगी कि सिलेबस क्या हुआ, पहले इतना इतना था, लेकिन 11th क्लास में आते ही सिलेबस एकदम से बढ़ जाता है और 12th क्लास में आकर के और ज्यादा। तो डेफिनेट सी बात है कि सिलेबस बढ़ गया है। बेटा सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो इस टाइम पर वो आपके लिए है कि आप, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत सिंपल सी बात है, सेल्फ स्टडी से बड़ी इस दुनिया में
कोई चीज नहीं होती। अगर जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो सेल्फ स्टडी का मतलब है कि सेल्फ स्टडी वो टाइम है जिसमें आप खुद से पढ़ रहे हो। बाकी के टाइम पर आप चाहे अपनी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, मेरे लाइव लेक्चर्स देख रहे हो, साइंस के लाइव लेक्चर्स, आशु सर की वीडियोस देख रहे हो, जो भी, वो सब क्लासेस अलग हैं, सेल्फ स्टडी इज डिफरेंट। तो सबसे पहले बच्चों, आपको डेली टाइम टेबल जो भी बनाना है आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा अलग से। उसके लिए आपको 6 आवर्स ये मान के चलना है कि ये 6 घंटे का स्टडी टाइम टेबल आपको बनाना है। क्योंकि आप लोगों को जो टाइम टेबल बताए जाते हैं वो 24 घंटे के लिए बनाए जाते हैं कि सुबह 6 बजे उठना है, ये करना है, ये करना है। भाई साहब, आप कैसे, आप क्या हो? आप कोई जानवर तो नहीं हो ना। हम सब ह्यूमंस हैं, हमारे अपने दिमाग हैं, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कब किस वक्त पर मेरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। हर एक इंसान की प्रोडक्टिविटी का टाइम अलग अलग होता है। कोई मॉर्निंग में ज्यादा प्रोडक्टिव होता है तो कोई रात में ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो इस चीज को ना आप दूसरों की बातें सुन करके ना अप्लाई करते जाओगे ना, परेशान हो जाओगे। एक सिंपल सी बात है यार, आपको अच्छा स्कोर करने के लिए सेल्फ स्टडी चाहिए और सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 6 घंटे का है। इस 6 घंटे में ना तो तुम्हारी कोई भी क्लासेस इंक्लूडेड है, ना ही तुम्हारे कोचिंग क्लासेस इंक्लूडेड है, ना ही तुम्हारा स्कूल का टाइम इंक्लूडेड है। ये 6 घंटे सेल्फ स्टडी का है। बेटा बोर्ड्स में हो, आप लोग बड़े हो गए हो, तो सोना कम करके, घूमना फिरना कम करके, मोबाइल फोन इंस्टाग्राम चलाना कम करके 6 घंटे सेल्फ स्टडी का निकालना पड़ेगा। इन 6 घंटे के सेल्फ स्टडी प्लान में आप पूरे 24 घंटे में से आप टाइम स्लॉट बना लो। कहां पर, अगर आप ये सोच रहे कि आप 6 घंटे एक साथ बैठ करके पढ़ लेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप 6 आवर्स के टाइम को अगर बेहतर है तो एक घंटे के टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लो। लेकिन कई बच्चों को एक घंटे के टाइम स्लॉट में पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आप उसको भी आप चाहें तो 2 आवर्स के टाइम स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगा कि हर एक की बात समझ में आए। तो एक सिंपल सी बात है कि आपको कैसे पढ़ने में मजा आता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक साथ 2 घंटे 1 घंटे नहीं बैठ पाते हो, आप 40 to 45 मिनट बैठ पाते हो, तो आप इन 6 घंटों को उन 40-45 मिनट के टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देना, जो भी आपको सबसे बेटर लग रहा है, जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। मेरी क्या थी, मैं बड़े आराम से पढ़ने बैठता था तो 2 घंटे तक मैं अच्छे से फोकस से पढ़ सकता था। तो मैं इसलिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप साइंटिफिकली देखो कि सर उन्होंने बोला है कि 30 मिनट से ज्यादा नहीं। मेरे को यह है कि अगर मैं उठ करके जाता हूं तो डिस्ट्रैक्ट होता हूं, इसलिए मेरा क्या था कि मैं 2 घंटे प्रॉपर आराम से बैठ करके पढ़ता था, फिर गैप लेता था, ब्रेक लेता था, टी ब्रेक ले लिया, कुछ कर लिया, उसमें कुछ अच्छे से मोटिवेशनल कुछ गाने वाने सुने जिसमें मुझे थोड़ा सा और चार्ज अप हो जाता था, फिर मैं बैठ जाता था पढ़ने। तो 6 आवर्स के टाइम स्लॉट को आप छोटे छोटे से टाइम स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो, स्मॉलर टाइम स्लॉट्स में। इन टाइम स्लॉट्स में आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए फिर जिसमें कम दिक्कत आ रही है ऐसे प्रायोरिटाइज कर लेना है। कि अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो मैथ्स के लिए आपने सबसे पहले टाइम देखा। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स पढ़ने में कम मन लगता है ना। मेरे को मैथ्स पढ़ना पसंद था रात के टाइम पर, तो रात के मैं 2 घंटे का जो टाइम अपना निकालता था वो नाइट में निकालता था। वो कभी भी हो सकता था, वो हो सकता था कि आपका 10 to 12 PM में इस टाइम पर मैथ्स पढ़ लेता था, मेरे लिए सबसे बेस्ट था। इस टाइम पर मतलब मेरा फोकस अच्छा होता था। मैथ्स पढ़ते टाइम पर मैं यूज कर लेता था आपका कुछ म्यूजिक लगा करके, ताकि उस टाइम पर मेरा ध्यान इधर से हट जाता था और पढ़ाई और थोड़ा सा लाइट म्यूजिक। तो अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो। तो बच्चों ये जो है, अब आपको 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के स्लॉट बनाने हैं या फिर 1-1 घंटे के स्लॉट बनाने, ये आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करोगे। 24 घंटे में से सिर्फ वो 6 घंटे निकालो जहां पर आप पढ़ सकते हो, खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, उसको निकाल लो। इसके बाद बच्चों ये समझना है कि डेली टारगेट आपका होना चाहिए, और टारगेट इतना बड़ा नहीं बनाना कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोल रहा हूं कि आज ना मुझे इंटीग्रल सॉल्व करने हैं, इंटीग्रल चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आप अगर सोचो कि मैं आज के दिन इंटीग्रल पूरी खत्म कर लूंगा, तो हो सकता है कि नहीं कंप्लीट कर पाओ। तो आप ऐसे डिवाइड कर लो कि भाई आज ना मैं सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ूंगा, ठीक है,
और अगले दिन मैं डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपने बहुत बड़ा गोल नहीं बनाया, एक छोटा टारगेट बनाया। तो डेली टारगेट बनाओ हर एक सब्जेक्ट वाइज, और डेली कोशिश करो कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इनके लिए डेली डेली टाइम अपना निकालो। तो डेली छोटे गोल्स बनाओ और उसको अचीव करो, उतना पढ़ाई करो। ठीक है, और उतना ही गोल बनाना जितना उस 2 घंटे में आप पढ़ पा रहे हो। प्लस अगले दिन के 6 घंटे शुरू होने से पहले, यानी कि अगला दिन शुरू होने से पहले आपके पास प्री प्लान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? प्री प्लान होना चाहिए कि अगले दिन पर मैं क्या पढ़ूंगा। तो कोशिश ये करिए कि रात में सोने से पहले आप नेक्स्ट डे का बना लो कि यार आज मैंने ऐसी ऐसी चीजों को ऐसे ऐसे पढ़ा है, कल मैं इसके आगे पर इन चीजों को पढ़ूंगा। तो आप एक ऑर्डर में रहोगे और अगले दिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम ये सोचने में नहीं जाएगा कि यार मैं अब क्या पढ़ूं, मैं समझ नहीं आ रहा। पहले से, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको कल 6 घंटे जो पढ़ाई करनी है, आज आप रात में बैठ करके उसके लिए एक प्लान बना लो, एक स्ट्रेटजी बना लो कि आज मैं इस चैप्टर में इतना टाइम दूंगा, इतना इतना पढ़ूंगा। तो अगले दिन उसको फॉलो करो आप जाकर के। तो इसे प्री प्लान करने से आपका अगले दिन का टाइम वेस्ट नहीं होता है। लेकिन अब बात की जा रही है कि 3 महीने का टाइम है, तो डेफिनेटली अभी जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको तुम्हें बाद में रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी तुम चीजें पढ़ रहे हो, हर दिन हर सब्जेक्ट का जो भी डेली टारगेट तुमने बनाया है उसका एक शॉर्ट नोट खुद बनाओ। क्या बनाओ बच्चों? उसका एक शॉर्ट नोट खुद बनाइए। इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो पूरा दोबारा से नहीं पढ़ोगे, शॉर्ट नोट से उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। दैट्स वाई अगर आपने 10 दिन, सोचो एक सिंपल सी प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूं, 10 दिन आपने डेली टारगेट बना करके सॉल्व किया है, डेली टारगेट बनाए हैं, उन डेली टारगेट को आपने अचीव किया है, तो उन 10 दिन के जो शॉर्ट नोट्स बने होंगे कि आज मैंने डिफरेंट इंटीग्रल में क्या क्या पढ़ा, कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज पढ़ी है लिख लो। आपने फिजिक्स में ये चीजें पढ़ी हैं, उनके मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उनको एक बार शॉर्ट फॉर्म पर लिख लिया, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो वो बना लो। वो आपको हेल्प करेंगे क्योंकि शुरुआत के 1 से 2 महीने आपको अपना सिलेबस कवर करने में, हर एक चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ने में निकलेगा। तो लास्ट का जो 1 महीना होने वाला है उसमें ये सभी शॉर्ट नोट्स तुम्हें बहुत काम में आएंगे। तो इस तरीके से अगर तुम डेली प्लान बना करके करते हो और रोज जब तुम अपना टारगेट अचीव करो तो अपने आप को एक बार थोड़ी सी शाबाशी भी देना कि यार तुमने कर दिखाया। ठीक है, हम खुद को एप्रिसिएट नहीं करते, एप्रिसिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को एप्रिसिएट करो, उसके बाद अगले दिन का टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो, फिर एप्रिसिएट करो, फिर टारगेट बनाओ। एक छोटी सी बात याद रखना बेटा, इन सभी चीजों में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस हर एक स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, मेरी भी है, हर एक बच्चे की है, हर एक व्यक्ति की है। तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं है। अगर आप अपने गोल को दिमाग में रख करके कुछ भी काम करोगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जाएंगे, उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होगे तो वो भी टाइम कंज्यूम करेंगे। हो गया, कोई बात नहीं, कोशिश इतनी करो कि जिस टाइम पर पढ़ो तो अपने फोन को अपने घर में पापा हैं, मम्मी हैं, जो भी हैं, उनको दे दो कि इन 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मेरा फोन आपके पास रहेगा, वो करना है। उसके अलावा आपको इन सभी चीजों को करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आपके लिए मैं लाइव क्लासेस भी प्लान करने वाला हूं, आगे पर क्लासेस भी आएंगी। उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आप जा करके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट धीरे धीरे आपकी बन रही है। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप प्रोबेबिलिटी का, वेक्टर्स का, 3D का, हर एक के लेक्चर्स भी आपके पड़े हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। इंटीग्रल्स के अभी मैं लेक्चर्स आपके डिस्कस कर रहा था। इसी तरीके से 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपन ने पढ़ा है, सीक्वेंस एंड सीरीज चल रही है। बहुत जल्दी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी ला रहा हूं। तो वो सब चीजें ना तुम्हें इस चैनल पर मिलती जाएंगी। ठीक है, तो वो सब चीजें आती जाएंगी, लेकिन अपना सेल्फ स्टडी का जो पोर्शन है उसको आपको साथ के साथ करते चलना है, स्ट्रांगली पुश करना अपने आप को, क्योंकि ये जो तुम्हारा करियर बिल्डअप फेज है ये एक बार हाथ से निकल गया, बाद में यार पछताओगे, यार उस टाइम पर अच्छे से कर लेता तो मेरा बहुत बढ़िया हो जाता है। तो गाइस बस यही था आज की क्लास में तुम्हें बताने का मोटिव, और आई एम एक्सपेक्ट कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे सही तरीके से और अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, और इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर के आऊंगा। आप मुझे अपना दोस्त, भाई, जो भी समझ सकते हो समझ सकते हो, खुल के आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, आपके लिए ही हूं,
और आपके लिए ही रहूंगा और हर चीज बेहतर से बेहतर आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं इसी तरह जबरदस्त सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।